करने के बाद हम इस पीडीएफ को बिल्कुल जरा डिटेल एनालिसिस में देखेंगे, और इस डिटेल एनालिसिस के बाद हम ये देखेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। दो चीजों पे बात करने वाले हैं, पहले इसके ऊपर और फिर इसके बाद कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कट ऑफ जाएगा, कितना जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो वो सेकंड पेज पे जाओगे ना, तब आ जाता है डिप्लोमा डीएनएस एंट्रेंस एग्जाम वाला। अब यहां पे आओ तो यहां पे सबसे पहली चीज आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? तो भाई ये एलिजिबल हैं जो 1 सितंबर 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, मतलब 25 साल की एज तक लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई समझने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, शुड हैव स्कोर्ड अ मिनिमम 60% एग्रीगेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिनर्जी में पहले भी होता था कि अलग अलग तीनों में 60 चाहिए होते थे, अलग अलग तीनों में 60 चाहिए होते थे इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, तो उसको वो चाहिए। दूसरी बात, 60% ओवरऑल एग्रीगेट भी चाहिए, ये नहीं कि 60% से कम हो जाए, ओवरऑल एग्रीगेट भी क्लास 12th का जो है वो भी 60% के ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात, इंग्लिश में या तो 10th में या फिर 12th में 50% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, और क्लास 12th कब? जब आप एडमिशन लेने जाओगे, मतलब कि 1 अगस्त से पहले आपका क्लास 12th पास होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, IMUCT का एग्जाम दे रहे हो तो पास तो होना ही चाहिए। या 2025 में अपीयरिंग भी होगे तो भी चलेगा। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि आप जब 2025 में एडमिशन लेने जाओगे, 1 अगस्त को एडमिशन लेने जाओगे, तो आपका IMUCT क्लियर होना चाहिए और 12th क्लास पास होनी चाहिए। कैसे पास होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, नाउ आगे क्या है? 60% सेपरेटली भी चाहिए क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सेपरेटली भी चाहिए। अब इसके बाद क्या है? एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो पहले अब ये भी देख लेते हैं एक बार। उसने बोला है कि जो भी रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर होंगे, तो आप अपना जो डिटेल भरोगे, जब फॉर्म फिलअप कैसे करना है मैंने बता दिया है, तो वहां जब डिटेल भरोगे तो आप जहां की भी डिटेल भरोगे, जैसे मान लो कि बच्चे यहाँ गुड़गांव में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप गुड़गांव की डिटेल भर दो। तो गुड़गांव की डिटेल भरोगे तो आपको गुड़गांव दिल्ली के आसपास का सेंटर बताएगा। ठीक है, जहां की डिटेल भरोगे वहां के आसपास का सेंटर वो आपको बता देगा। टेस्ट कैसा होगा? 3 घंटे का, जिसपे हम ये लगभग सभी लोगों को पहले से ही पता है कि टेस्ट कैसा होता है। 3 घंटे का टेस्ट होता है। ठीक है, 3 घंटे यानी 80 मिनट का टेस्ट है। और 80 मिनट के टेस्ट में 180 मिनट 180 मिनट का टेस्ट है, जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 100 क्वेश्चन नॉलेज बेस होंगे। नॉलेज बेस का मतलब क्या होगा? यहां पे मैं क्लियरली बता दे रहा हूं कि 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो पीसीएम के होंगे। 100 क्वेश्चन पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के होंगे, इक्वली डिवाइडेड 33, 33, 34 टाइप के। ठीक है, और रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के, मतलब एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, वो वाली चीजें आएंगी। अभी वो भी थोड़ा सा क्लियर करके बताऊंगा कि क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड उसने क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, अगर आप करेक्ट करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, रॉन्ग करोगे तो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा? 0.25 नेगेटिव मार्किंग। अगर कुछ नहीं करते तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सेक्शन भी उसने बता दिए, टेस्टिंग एरिया फॉर सेक्शन ए, जिसमें क्या है, यहां पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जनरली वो यही लिखते हैं, लेकिन लास्ट ईयर क्लास 11th का भी आ गया था। ठीक है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि 11th और 12th दोनों पूरा पढ़ करके जाओ। सजेस्ट में 12th पे ज्यादा फोकस रखो, लेकिन 11th वाले को स्किप मत मारना, क्योंकि बाई चांस अगर वो ऐसा आ गया कि 11th का भी टॉपिक आ गया, क्योंकि जब आपका IMU का भी एग्जाम आता है ना, वो भी लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th, लेकिन देते 11th का भी है। तो मेरा सजेशन ये है कि 11th और 12th दोनों ही पढ़ करके जाओ। ओके, अब आगे क्या है? आगे चलते हैं यार, सॉरी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वो लिख दिया है, 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट का टाइम है। नॉलेज में उसने ये बता दिया है कि क्या क्या होगा। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड में ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जितनी तरीके की रीजनिंग आपको क्लास में पढ़ाई गई है ना, एप्टीट्यूड में जो भी चीजें पढ़ाई गई सब कुछ आएगा, सब कुछ। और इंग्लिश, तो ऐसा होता है कि 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। और इंग्लिश में भी क्या होगा? इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम भी आ सकते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, काफी सारी चीजें इंग्लिश में आ सकती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश
और एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन फॉर द कैंडिडेट। हाँ, अब ये देखो इसमें एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि जिन्होंने एनसीसी का एबीसी सर्टिफिकेट किया होगा उनको इंटरव्यू की स्टेज पे फायदा मिलेगा। जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट होंगे उनको क्या होगा, रिटर्न क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की स्टेज पे थोड़ा सा फायदा मिलेगा, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है इससे रिलेटेड, और कोई इंफॉर्मेशन तो फिर इंजन कैडेट्स और वो सारी की सारी कहानी है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया तो मेरे ख्याल से लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई ऐसी साइंस है नहीं जो हमें समझ नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। फॉर्म फिल कैसे करना उसका प्रोसेस मैंने बता दिया है, तो वो वाला वीडियो तुम यूट्यूब पे ऑलरेडी देख ही लोगे। अब बात आती है जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, वो क्या है, वो ये है कि सर पेपर कैसा होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी हैं कि पेपर कैसा होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर आईएमसीटी से इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन वैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर चलने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना। अरे इधर देखो तुम लोग, उधर कहां देख रहे हो, यहां फोकस करो। यहां पे क्या है, 100 क्वेश्चन है पीसीएम के और 100 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश इसके, मतलब इधर आएगा 50-50 और यहां पे जो होगा वो ऐसा होगा 33, 33, 34, ठीक है। अगर 20 रहेंगे तो वैसे वो 20 रहते हैं उसमें, इसमें मेरे ख्याल से 20 नहीं रहते हैं, इसमें इक्वली डिवाइडेड होते हैं। लिखा तो नहीं है फिलहाल 20, मैं 33, 33, 34 मान के चल रहा हूं। 20 रहेंगे तो 20 रख लेना, ठीक है। 20 जहां तक मेरा आइडिया 20 आईएमयू सिटी में रहते हैं, इसमें शायद 20 नहीं रहते हैं। ये क्या बोल रहा है कि सर मेरे फिजिक्स में 53, 67 नहीं, एलिजिबल नहीं हो भाई आप एलिजिबल नहीं हो। गौरी शंकर आप एलिजिबल, मैंने बोला ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में 60 के ऊपर मांगता है वो, तीनों के 60 के ऊपर मांगता है वो, ठीक है। तो अगर किसी में एक में 60 से कम चला गया तो वो आपको एलिजिबल नहीं करेगा। फिर भी देखो एक चीज और भी है, जैसे उसने जो इंस्ट्रक्शन लिखा मैं तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा इसके ऊपर, वो क्या है कि आप अपने ये मार्क्स लिख करके उनको मेल करो। कभी कभी चांस मिल जाता है उस पर भी, तो आप उनको ये मेल करो और बोलो कि क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, मैं फॉर्म फिलअप करूं कि नहीं करूं। अपने आप उनका मेल रिवर्ट होकर के आपके पास में आ जाएगा। और नहीं तो फॉर्म फिलअप कर देना भाई, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, जो फॉर्म की फीस होगी वही तो खराब होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप फॉर्म फिलअप कर देना, ये आप कर सकते हो। लेकिन जो यहां इंस्ट्रक्शंस में लिखा है मैंने आपको वो बताया है। एलिजिबल आ रहा है उसमें, मतलब मेरा तो 58 है इसमें फिजिक्स में, मैं तो दिया हूं पिछले साल एग्जाम। देख अभी जो इंस्ट्रक्शन में लिखा है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो अगर लिखा हुआ है ओवरऑल, देखो फॉर्म फिलअप कर दो। जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि इसका क्या 53, 67, 91, तो आप फॉर्म फिलअप कर दो और उनको एक मेल भी डाल दो। अगर एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन में जो लैंग्वेज लिखी है अकॉर्डिंग टू दैट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है वो उसको ओवरऑल कंसीडर कर रहा हो, या हो सकता है इसको सब्जेक्ट वाइज का, क्योंकि कई जगह पर सब्जेक्ट वाइज कंसीडर किया जाता है कि पीसीएम में तीनों में 60 के ऊपर होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, आप एक काम कर सकते हो कि अगर इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो आप इसमें मेल कर लो उनको, और नहीं तो फॉर्म तो फिलअप कर ही दो, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं यार, गौरी शंकर के किसी के लिए नहीं हो, सब हो मैक्सिमम कंपनीज के लिए। इवन इसमें भी मेल करोगे तो मुझे लग रहा है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो वो कर लेते थे इसको एक्सेप्ट। किसी किसी कंपनी में होता है कि वो पीसीएम में तीनों में ही 60 के ऊपर मांगते हैं, ठीक है, कि तीनों में ही होना चाहिए। बट चलो ठीक है, एक बार मेल कर लेना ना तो वो प्रॉब्लम तो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा और क्या जाएगा कैसा जाएगा, और इस बार सीट कितनी है। सीट मैंने देखो जो वीडियो बनाया ना यूट्यूब वाला वीडियो, उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली 80 सीट्स हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इस बार 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स नहीं है, अभी भी 80 सीट्स ही हैं। तो वो जो कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है यार कि सीट कितनी है, कम सीट हो गई है, अब हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा,
उस चक्करों से पढ़ने का कोई वो पॉइंट ही नहीं रह गया। 80 सीट्स हैं अभी भी, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था? तो देखो लास्ट ईयर जो अपने पास स्टूडेंट थे जो मिनिमम नंबर पे सिलेक्ट हुए थे वो हुए थे 77 पे। जो हमारे पास जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2-3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जो मिनिमम नंबर पे सिलेक्ट हुए थे, वो 77 पे। और शायद उस समय पे यही बोला जा रहा था कि 77 ही कट ऑफ गया था, 77 या 76 कट ऑफ गया था। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना है? 77 है। अब इस बार कितना कट ऑफ जाएगा? मोर और लेस इतना ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट ईयर काफी सारे थे, अच्छे खासे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। इस बार भी उतना ही करेंगे, लेकिन आपको नंबर लेकर के कितने आने हैं? 200 में से 100। 77 पे मत जाना कि मैंने बता दिया कट ऑफ 77 गया था तो हम 77 पे ही खेलेंगे। हो सकता है कट ऑफ इससे भी कम गया हो, मतलब हमारे पास जो डेटा आया था उसके हिसाब से हमें पता चला था कि 77 कट ऑफ है। इट मे बी पॉसिबल कि 70 गया हो, लेकिन हमेशा कट ऑफ पे मत खेला करो। अगर आप कट ऑफ पे खेलोगे, ये लास्ट ईयर में मैंने बच्चों को बोला था, जनरली मेरे पास जो बच्चे डाउट लेकर के आते हैं वो ये लेकर के आते हैं सर कट ऑफ कितना गया था, मैं बता देता हूं इतना गया था, फिर वो केवल कट ऑफ के लिए लड़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे कट ऑफ के बाद फेल हुए थे जो केवल कट ऑफ पे खेल रहे थे। तो कट ऑफ पे मत खेलना, पहला वाला रूल, ठीक है। आपको क्या टारगेट करना है? आपको टारगेट करना है इसमें, आपका टारगेट होना चाहिए 100 to 120। आपका टारगेट होना चाहिए कितना? 100 to 120। और ये टारगेट इंपॉसिबल नहीं है, ये टारगेट किसी भी तरीके से इंपॉसिबल नहीं है। जैसे अब ऑफलाइन वाले बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे, एम वाले स्टूडेंट भी हैं, और वो वाले बच्चे भी होंगे जो एएस बैच वाले बच्चे हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया है। उन सब के लिए भाई देखो, ऑफलाइन वाला बच्चा तो सारी चीजें ही पढ़ रहा है, आपका तो एप्टीट्यूड 2 बार रिवाइज हो चुका है, रीजनिंग वगैरह भी अभी होगी, अभी टेस्ट भी काफी सारे होंगे, ठीक है। तो यार अपना माइक म्यूट कर लो भाई, सभी लोग, जब तक डाउट पूछने के लिए ना बोला जाए। तो सभी लोगों का टेस्ट वेस्ट सब कुछ होगा। अगर आप एप्टीट्यूड भी ढंग से कर लेते हो, अच्छी तरीके से प्रॉपरली टेस्ट प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, और एप्टीट्यूड के मुझे लग रहा है लगभग लेक्चर सभी बैचेस में अवेलेबल है, सभी बैचेस में। तो अगर आप एप्टीट्यूड भी ढंग से कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि 50 में से कम से कम 35 इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो मिरर इमेज में ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, मैं भी वही तो बोल रहा हूँ भाई कि अगर आपके पास एप्टीट्यूड आ रहा है, एप्टीट्यूड में वो मिरर इमेज जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, एनालॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे, मिरर इमेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, आसान क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से कर सकते हो वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 में से 35 क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील। और स्पीड, अभी हम लोग हर बार एनालिसिस शीट फिल करते हैं, तो स्पीड भी अपने को पता है कि हमारी स्पीड कितनी है भाई। इसमें एक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हम सारी चीजें देख करके चलेंगे कि अपने पास टाइम कितना है, तो हम मान लो एप्टीट्यूड में चल रहे हैं, सबसे पहले हम एप्टीट्यूड में चल रहे हैं, तो एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर आपको करने हैं, ठीक है, एक बार पूरा गो थ्रू करना है, सारे के सारे रूल वही है, क्या करना है, पूरा पेपर गो थ्रू करना है, जो भी इजी क्वेश्चन है उनको फटाफट करना है, और फिर उसके बाद जो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे उनको थोड़ी देर के बाद टाइम देना है, ठीक है। यार ये कॉल एक बार अटेंड करना, देखना किसका, तो ये करना है। इसको करने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? अभी क्या स्पीड चल रही है? मैं 30 to 40 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 30 to 40 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? इंग्लिश। तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन में देखो, अगर इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है ना जिसमें केवल एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन आ रहा है, मैक्सिमम 30 सेकंड लगता है क्वेश्चन में। लेकिन जैसे कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो दैट इज टाइम टेकिंग, आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। आप मान लो 5 मिनट में पढ़ते हो तो फिर आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो तब क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन सारे कॉम्प्रिहेंशन नहीं आते, होते हैं काफी सारे कॉम्प्रिहेंशन के भी होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्रिहेंशन नहीं होते। तो अगर आप इंग्लिश में जा रहे हो, अब हम यहाँ पे सारी चीजें लिखते जा रहे हैं कि ये हमने यहाँ इतना काम किया और यहां से हमें 35 क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर हम ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। इंग्लिश में जा रहे हैं, यहां पे भी मैं अराउंड आपको कितना टाइम दूंगा? 30 मिनट दे सकता हूं,
ठीक है, 30 मिनट, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। और 30 मिनट में यहां पे भी 35 क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ऐसा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। इंग्लिश का पेपर आसान पेपर ही होता है, इंग्लिश का पेपर बिल्कुल इजी पेपर्स में आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, अगर आप अच्छी तरीके से अभी से प्रिपेयर करके चल रहे हो तो सोच करके देखो, अभी फेब में 10 दिन बचे हैं, मार्च अप्रैल और फिर मई एंडिंग में पेपर होने वाला है। अगर आप जो रूल मैंने आपको बताया था ना कि आप अपनी वोकैबुलरी प्रिपेयर करो, डेली 10 वर्ड प्रिपेयर करके एंड तक चलते चले जाओ, तो ये आप आराम से 35 अचीवेबल स्कोर है, अचीवेबल स्कोर है। ठीक है, अब 70 आपने यहां से ही कर लिया है, और अगर आप टाइम देखोगे तो ये टाइम कितना हुआ, 1 से सवा घंटे के बीच का टाइम हुआ है भाई। 60 मिनट हो गया, 60 to 70 मिनट ले लो भाई, 70 मैक्सिमम 70 मिनट ले लो। मैं कह रहा हूं कि 75 मिनट ले लो, या और ज्यादा लेना होगा तो 80 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। अभी भी आपके पास पूरे 100 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट बचे हैं। इन 3 सब्जेक्ट में से देखो, जिनका मैथ स्ट्रांग है तो मैथ्स पे जाओ, जिनका फिजिक्स स्ट्रांग है फिजिक्स पे जाओ, जिनका केमिस्ट्री स्ट्रांग है केमिस्ट्री पे जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा एज अ स्टूडेंट तो मैं जाऊंगा केमिस्ट्री में, एज अ स्टूडेंट बता रहा हूं, मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा केमिस्ट्री। क्यों? केमिस्ट्री का एक फायदा है, केमिस्ट्री बाकी तीनों में सबसे कम टाइम खाती है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती। वहां पे क्या होता है कि या तो आपको क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन नहीं आता है भाई। जैसे अब रिएक्शन आ गई, SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, परकिंस रिएक्शन क्या है, ठीक है, तो ये सब या तो आपको आती है या नहीं आती है, दो में से कोई एक ही केस है ना, तो वो ज्यादा टाइम नहीं खाने वाला आपका। अब मान लो 20 ही क्वेश्चन है, एक बार को मानते 20 ही क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में आप केमिस्ट्री में जाओगे तो वो पूरा 20 मिनट भी नहीं खाएगा, वो 10 मिनट में ही काम खत्म कर देगा आपका। आपको पता लग जाएगा कि 10 मिनट में आपने 20 में से 10 क्वेश्चन किए, 5 किए, 6 किए, 7 किए, कितने किए, ठीक है। मैं अभी जो सक्सेस रेट मान करके चल रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो टाइम है 3 महीने का टाइम है, उसमें पूरी जान लगानी है, उसमें पूरी जान लगानी है। तो अभी जो आपके पास टाइम है, अगर आप सक्सेस रेट 50% भी मान करके चलते हो हर एक सब्जेक्ट का, 50, 40 भी, इन तीनों की बात कर रहा हूं नॉलेज बेस की, 40% भी मान करके चल रहे हो, तो भी आप मुझे सोच करके देखो 100 में से 40 क्वेश्चन होंगे, हमें सारे के सारे गो थ्रू करने हैं फटाफट। और गो थ्रू करने में एक रूल है, रूल क्या है, जो इजी होगा वो पहले खत्म करना है, जो मॉडरेट होगा उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, जो डिफिकल्ट होगा उसको टच भी नहीं करना है। हमारा टारगेट 200 क्वेश्चन करने का नहीं है, हमें सिनर्जी के रिटर्न में टॉप नहीं मारना, हमें सिनर्जी का रिटर्न क्लियर करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपने दिमाग ये चीजें लिख लो कहीं पे, ये कहीं पे लिख लो कि हमारा टारगेट 200 नंबर का नहीं है, हमें 200 में से 200 नहीं चाहिए, हमें सिनर्जी का रिटर्न क्लियर करना है विद अ डिसेंट रैंक, ठीक है। हमें 100 में से 100 चाहिए ही नहीं है। तो आपके दिमाग में अपने आप जब ये माइंडसेट बन जाएगा ना, तो आपको ये अपने आप दिखेगा कि यार भाई देख 100 मिनट बचे हैं अभी अपने पास, और इनमें से अगर 40-50 क्वेश्चन भी हो गए तो काम खत्म। अगर इनमें से 40-50 क्वेश्चन भी हो गए तो हमारा काम खत्म है ना। हम क्या करेंगे, 100 में से वो 40 ढूंढेंगे केमिस्ट्री में, देन फिजिक्स में, देन मैथ में। तो 100 में से मैं गारंटी ले रहा हूं, 100 में से अगर आप ढूंढने बैठोगे 20 क्वेश्चन इजीएस्ट मिलेंगे फॉर्मूला बेस। हर बार होता क्या है, जब हम टेस्ट लिख करके आते हैं तो एक ही प्रॉब्लम में फंसते हैं। किस में फंसते हैं कि सर मेरा ये वाला टॉपिक रह गया, मेरा ये वाला चैप्टर रह गया, मेरे इजी वाले क्वेश्चन रह गया, ऐसा रह गया, ऐसा रह गया। उसमें अपने को नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे इजी क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं। इजी क्वेश्चन गो थ्रू करने के बाद इन तीनों में जैसे आपने गो थ्रू कर लिया तो आपको अपने आप ये पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला पेपर डिफिकल्ट आया है। मान लो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आया है, तो अब तुम मॉडरेट क्वेश्चन किसके करोगे, हाँ लेना, मॉडरेट किसके करोगे, बाकी दोनों के। तुम्हें लग रहा है मैथ में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हम मैथ्स नहीं करेंगे, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में जाएंगे। केमिस्ट्री में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हम मैथ्स और फिजिक्स में जाएंगे। जिसपे भी होंगे हम उस पे जाएंगे, सब पे हम एक साथ नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने इसमें पीसीएम में 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट का टाइम पूरा दे रहे हो, समझना पूरा 100 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और जो इजी क्वेश्चन आ रहा है फटाफट फटाफट टिक करते जा रहे हैं।
तो मैं इसका सक्सेस रेट मान करके चल रहा हूं 40% का, यानी कि 40 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो भी आप 110 नंबर लेकर के आओगे, तो भी आप आराम से 110 नंबर लेकर के आओगे। और कोई इससे ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट निकालता है तो वो इससे ज्यादा नंबर भी लेकर के आएगा, 120 भी लाएगा, 130 भी लाएगा। आई होप ये सबको क्लियर है। ऑन पेपर जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, ऑन पेपर जो प्लान बनना चाहिए, मेरे ख्याल से वो सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमेशा नहीं होगा, तो दूसरा माइंडसेट क्या है कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है वैसा ना हो सकता है पूरा ही पेपर डिफिकल्ट आ जाए। तो पूरा पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ अपने आप डाउन जाएगा, उसमें भी तुम्हें रोने की प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ अप जाएगा, सबके लिए ही अप जाएगा। तुम तो अपना 100% देकर के आने वाले हो ना, और तुम टारगेट भी 77 कर नहीं रहे हो, तुम टारगेट कर रहे हो 100 से 120। तुम्हारा टारगेट ये रहना चाहिए ताकि तुम उस चीज को आराम से अचीव कर पाओ। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद कोई और डाउट हो तो पूछना स्टार्ट करो। देखो मेरे हिसाब से कोई कट ऑफ नहीं जाती, कट ऑफ जाती बच्चों के हिसाब से। हर एक साल में जो बैच आ रहा होता है ना, वो बैच किस तरीके का उसके ऊपर डिसाइड होती है कि कट ऑफ क्या है। अब इस बार का बैच कैसा आएगा, इस बार के बैच में क्या एनडीए वाले ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या जेई वाले ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं? कई बार क्या होता है कि एनडीए जेई वाले जो आते हैं ना, उनको सिनर्जी के बारे में पता ही नहीं होता, उनको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता ही नहीं होता है, तो आईएमयू में तो कर देते हैं ऊपर काम, लेकिन सिनर्जी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है, अब मान लो जैसे 77 भी है, तो अभी 77 हो सकता है 90 चला जाए, ज्यादा से ज्यादा ही हो सकता है कि 90 चला जाए। इसको भी समझना, चलो ये भी बताता हूं तुम्हें। इसमें एक फंडा ये होता है कि ऐसे समझो, हम एक ग्राफ बना रहे हैं कि कितने मार्क्स या कितनी रैंक, चलो मार्क्स पे बनाते हैं, कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, मार्क्स एंड डेंसिटी। समझना, अब ये 200 नंबर टोटल है, 200 से बनाया मैंने 150, फिर ये 150 से बनाया 100, फिर 100 से बनाया 50, और फिर ये 50 से, सॉरी 50 था यहाँ पे, इसको 50 कर लो, और 50 से बनाया मैंने यहाँ पे एक 0। तुम खुद सोच करके बताओ, मान लो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, 40,000 बच्चों ने एग्जाम दे दिया, सपोज कर ले 50,000 ने एग्जाम दे दिया, तो मुझे बताओ 0 से 50 में डेंसिटी ज्यादा होगी या 150 से 200 में? 0 से 50 में डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि होता क्या है, और रैंक भी उसी हिसाब से बढ़ती है, होता क्या है कि मैक्सिमम क्राउड जो एग्जाम दे रहा होता है ना, उनको एग्जाम का कोई आइडिया नहीं होता, उनको एग्जाम का कोई आइडिया नहीं होता, वो तो चले जाते हैं जोश जोश में। देखो आज की जनरेशन का जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो क्या है कि आपके हाथ में है फोन, और फोन में इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन, लेकिन यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है एक टाइम के बाद, और हम लोगों को हो जाती है एनालिसिस पैरालिसिस। हम प्लान तो बहुत बनाते हैं, एनालिसिस बहुत करते हैं, ये सारी चीजें एनालिसिस में आ रही हैं, लेकिन करते 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 अगर यही करते रहोगे और पढ़ना बंद कर दोगे तो पैरालिसिस मोड में आ जाओगे, उसको बोलते हैं पैरालिसिस। तो आज की जनरेशन में जो सबसे बड़ा फायदा है वही सबसे बड़ा नुकसान है। मैक्सिमम लोग केवल फोन देखते रहते हैं, और फोन देखने के बाद वो ये देखते हैं कि इधर का मटेरियल मिल रहा है, उधर का मटेरियल मिल रहा है, उधर का मटेरियल मिल रहा है, उसके पास क्या मिल रहा है, वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है, सब इकट्ठा कर लो, और जब पढ़ने का नंबर आता है तो पढ़ते कुछ नहीं है। ये तुम लोग अपने आपस में भी देखते होगे, कई लोगों को ये खुद भी रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रखा है लेकिन मैं पढ़ता कुछ भी नहीं हूं। तो बात ये कि आप केवल एक मटेरियल उठाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो, एनालिसिस हो गई, उसके बाद काम करना शुरू कर दो, तो पैरालिसिस नहीं होगी। लेकिन ये बात जिनको बताई जाती है ना उनको भी कम समझ में आती है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, तुम में से भी बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे और इसके ऊपर प्रोसेस कर पाएंगे। मेन चीज है 10x वर्कआउट, 10 गुना काम करो, 10 गुना काम, जो सोच रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा काम करो, तो रिजल्ट भी 10 गुना ज्यादा आएंगे। और इसका फायदा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक ये काम नहीं कर रही है। वो अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, लेकिन वो जनता सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल देगी, वो ये लिख देंगे कि हाँ सर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, बहुत बढ़िया बताया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो यहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसमें जो डेंसिटी देखोगे ना, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसमें होगी, फिर 50 से 100 की डेंसिटी होगी, इसके बाद फिर 100 से 150 वालों की डेंसिटी पता है कितनी होगी,
और 150 से 200 वालों की तो बिल्कुल इतनी, मतलब मिनिमम नंबर्स में ऐसे होंगे गिने चुने 150 से 200 के बीच में। अब मान लो 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 50,000 में से 40,000 तो यहीं खेल रहे होंगे, 40,000 यहीं खेल रहे होंगे, 10,000 बचे, 10,000 में से कुछ 6-7 हज़ार यहां खेल रहे होंगे। फिर उसके बाद मान लो 7,000 यहां खेल रहे हैं, तो फिर यहां पे होंगे 2,500 या 2,700, 2,800 में भी 2,900, केवल 100 बच्चे बच के आते हैं यहां पे। तो जब आपका कट ऑफ जाता है ना, तो कट ऑफ वो इस हिसाब से देखते हैं कि हमें कितने बच्चे लेने हैं। मैंने बड़ा डेटा उठाया, 40,000 का डेटा उठाया, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं, ठीक है। मान लो कि 40,000 से कम का तुम अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, 10,000 का डेटा है, 15,000 का डेटा है, तो उसके हिसाब से तुम मैनेज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं, यहाँ थोड़े ज्यादा, यहाँ उससे थोड़े ज्यादा। तो जो हमारा कट ऑफ जा रहा होता है ना, वो 50 से 100 के बीच में इसीलिए जाता है कि भाई उनको मान लो 80 बच्चे लेने हैं, तो 80 के लिए वो हो सकता है रिटर्न में 200 बच्चों को क्लियर करवा दे या 250 को क्लियर करवा दे। तो वो ये देखेगा कि 250 कहां पे हो रहा है, जहां पे 250 होगा वहीं बंद कर देगा, जहां पे 250 होगा वहीं पे वो बंद कर देगा। IMU CT के पेपर के लेवल से इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा अप होता है PCM में, इंग्लिश एप्टीट्यूड में नहीं, PCM की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा अप होता है। तो आपको ये बिल्कुल एक बढ़िया फील देगा IMU के एग्जाम का, बहुत अच्छा फील देगा कि IMU का एग्जाम कैसा हो रहा होता है। अगर आप अभी से इसकी प्रिपरेशन कर रहे होगे ना और आप इसका एग्जाम अच्छा कर लेते हो, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लोगे कि मेरा IMU का भी एग्जाम अच्छा होने वाला है। समझ में आया? तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि उस साल का बैच कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो इसका एप्टीट्यूड और इंग्लिश आएगा जैसा IMU में आएगा वैसे ही, हाँ उसी लेवल, हाँ, उससे इजी सर तुम इसकी इंटरव्यू उसी लेवल का लेके चल सकते हो। यस बोलो। जैसे सिनर्जी की इंटरव्यू क्या मॉडरेट लेवल में होती है या फिर सिनर्जी का इंटरव्यू देखो, जब फर्स्ट टाइम सिनर्जी आई थी ना, तो पहली बार में तो सिनर्जी ने इंटरव्यू बहुत अच्छा लिया ही नहीं था। उन्होंने बोला रिटर्न क्लियर कर लिया, सीधे आ जाओ। रिटर्न केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता था। सेकेंड ईयर उनका थोड़ा लेवल अप हुआ, लास्ट ईयर का लेवल काफी ठीक ठाक था, मतलब उन्होंने अच्छा खासा इंटरव्यू लिया है। अच्छा खासा इंटरव्यू लेने का मतलब ये कि उन्होंने फिजिक्स भी पूछी है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी पूछी है, टेक्निकल में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। और जब आप इन सब चीज़ों में साउंड हो, आपके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है, आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। आपके पास NCCC के सर्टिफिकेट है, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू कितना आउटस्टैंडिंग है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बता पा रहे हो, इन सब चीज़ों को मिला करके। और इंटरव्यू आप ये मान करके चलो, जैसे इंटरव्यू में हम लोग बोलते हैं कि टॉप पे आता है एंग्लो ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न को कोई मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सेकंड नंबर पे कौन आता है इंटरव्यू में, तो सिनर्जी और ग्रेट ईस्टर्न सेकंड नंबर पे ही आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे? जो एंग्लो के 100 क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन है बेसिकली, उतने क्वेश्चन पकड़ करके जाओगे फिजिक्स के, तो वो हो जाएगा। मैथ्स में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का ट्रिगो का फॉर्मूला, बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं, वो भी जब उनका मन करेगा तो। केमिस्ट्री में जो बेसिक लॉज होते हैं वो पूछते हैं, अगर उनका मन किया तो, नहीं तो जनरली क्या होगा, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में फिजिक्स, ठीक है। और कोई डाउट? एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए कितने समय में हमारे पास रहते हैं? इंटरव्यू के लिए तुम्हारे पास अच्छा समय रहेगा। एग्जाम के बाद तुम्हें IMU CT का एग्जाम देने को मिलेगा। IMU CT के एग्जाम के बाद तुम्हारी रैंक भी देखेंगे, क्योंकि सिनर्जी ने, भाई देखो पिछले साल मैंने बताया था ना कि एक पंगा हो गया था कि फ्लीट मैनेजमेंट ने और एंग्लो ईस्टर्न ने क्या किया कि जनरली सभी कंपनी IMU के पहले इंटरव्यू कंडक्ट करवा देती थी, तो करवा ही दिया था। बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए थे वो IMU ही नहीं निकाल पाए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्पॉन्सरशिप की तैयारी करो, स्पॉन्सरशिप की तैयारी करो, स्पॉन्सरशिप की तैयारी करो। स्पॉन्सरशिप निकल गई, अपने यहां से कई बच्चों की स्पॉन्सरशिप निकल गई थी, IMU निकला ही नहीं, तो अब क्या करोगे? बैठे रह जाओगे। और ये कंपनी के लिए भी बर्डन है। तुम सोचो मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं, ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, मैंने इनमें से 50 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। अब ये 50 बच्चे सिलेक्ट होने के बाद पता चला 50 में से 30 जो है वो IMU नहीं क्रैक कर पाए, तो अब मेरे लिए तो पूरी सिरदर्दी दोबारा होगी ना, कि अब मैं फिर सबको मेल करूंगा कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू मैंने अलाइन कर दिया है। अब वो बच्चा तब आएगा तो बोलेगा भाई मुझे तो सिनर्जी मिल गई है या मुझे तो ग्रेट ईस्टर्न मिल गई है, तो फिर मैं उसको लालच दूंगा कि नहीं नहीं अगर लेना हो तो ले लो आकर के। कंपनी के लिए सिरदर्दी होती है, तो कंपनी अब जनरली प्रेफर कर रही है कि IMU CT के एग्जाम के बाद इंटरव्यू कराया जाए। सिनर्जी ने लास्ट ईयर उसके बाद ही करवाया था, तो टाइम आपको ठीक ठाक मिलता है इसके बाद में। और बताओ, क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन
बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसा मत सोच करके जाना कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे, ऐसा नहीं होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सिनर्जी के लेवल के क्वेश्चन वैसे तो हमने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, सिनर्जी वाला जो सेक्शन है उसमें ही डाल रखे हैं। वो आपको केवल इतना बता देता है कि किस तरीके का पेपर आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा। तैयारी आपको अपने हिसाब से करनी है, और किसी भी रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपने दिमाग में ये बिठा करके मत जाना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहले ऐसा, हाँ हो सकता है, अभी जैसे ग्रेट ईस्टर्न के हैं हो जाएंगे रिपीट, एमएससी के हैं रिपीट हो जाएंगे, बट एंग्लो ईस्टर्न के नहीं होंगे। एंग्लो ईस्टर्न इस चीज को समझ चुका, उसने चेंज कर दिया है, सिनर्जी हर बार ही बदलता रहता है। सर पिछली बार मैं जब पेपर दे के आया था सर, आपकी वीडियो देखी, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आए थे सर। हाँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकते हैं, लेकिन 200 में से 5-6 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील। अरे मैं बोल रहा हूँ 200 में से 10 भी रिपीट हो गए तो तुम्हारा कट ऑफ थोड़ी ना, 20 रिपीट हो गए तो कट ऑफ क्लियर कर लोगे क्या? वो तो हर बार हम कराएंगे ही कराएंगे, हम अपने एंड पे कराएंगे कि भाई ये पेपर करा दिया, वो पेपर करा दिया, और सब कुछ कराएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाएंगे। लेकिन माइंडसेट ये मत रखो कि क्वेश्चन रिपीट होगा। अगर आप ये माइंडसेट रख के जाओगे तो आप अपने फेल होने के चांसेस ज्यादा बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहोगे कि रट्टा मार लेते हैं, रिपीट तो हो ही जाएगा। फिर भाई रिपीट नहीं करवाना, मुझे वो कराना है, रिपीट हो जाएगा अच्छी बात है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि तुम कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके जाओ, ज्यादा से ज्यादा अपनी कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा करके जाओ। तो पेपर अगर रिपीट हुआ अच्छी बात है, तुम्हें तो आते ही है, नहीं रिपीट हुआ तो तुम्हें कम से कम कंसेप्ट और कैलकुलेशन करना तो आता ही है ना। तो फोकस करो उस चीज के ऊपर, इसके ऊपर फोकस नहीं करना। ठीक है, और बोलो। सर जैसे कि आपने बताया पीसीएम 11th और 12th दोनों से आ सकता है। हाँ। तो अगर हम सिर्फ 12th का ही लेके चले, जो आपने टारगेट दिया है 40 का, वो अचीव कर सकते हैं सिर्फ 12th करके? मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वैसे तो तुम कर सकते हो, वैसे तो तुम कर सकते हो, लेकिन रिस्क है इसमें। ठीक है, सिट डाउन, इसमें रिस्क है। अब मान लो जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम 12th का करके जाएं, 12th का करके जाएं। अगर 12th का पोर्शन डिफिकल्ट आ गया, क्या करोगे? बाद में छाती पीटोगे कि अरे यार सर ने ये तो बताया नहीं था कि 12th का डिफिकल्ट आ सकता है, सर ने ये तो, और तुम्हारे पास टाइम है अभी। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि 11th का सिलेबस कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, 11th में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना भी नहीं है आपको। आप तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ करके जाओ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो हर जगह यूज होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह यूज हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ करके जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ करके जाओ। आपको बाइनोमियल छोड़नी है, चलो छोड़ दिया, पीएनसी छोड़नी है, चलो छोड़ दिया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इजी है, ये पढ़ करके जाओ, कोऑर्डिनेट पढ़ के जाओ। और ये अभी से अगर आप प्लान करोगे तो ये आराम से तब तक खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जेई का सिलेबस तो आ नहीं रहा है। भाई आप खुद सोच करके देखो, जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, उसको अगर जेई से कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंस है। लेकिन आईएमयू सीटी और सिनर्जी के लिए दैट इज मोर देन इनफ, तुम आराम से उसको कर सकते हो, इतना बड़ा है ही नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक जब मैं जेई के लिए पढ़ाता हूं, मुझे 8 लेक्चर लगते हैं 2.5 घंटे के जेई का क्वाड्रेटिक पढ़ाने के लिए। लेकिन जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो मुझे 2.5 घंटे का एक लेक्चर भी सफिशिएंट होता है। वो तो मैं खींच लूं तो अलग बात है, नहीं तो 2.5 घंटे का एक लेक्चर सफिशिएंट है। बाकी के 3 लेक्चर पढ़ाने ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में ना नेचर ऑफ रूट्स आ रहा है, ना ग्राफ आ रहा है, ना रेंज आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, बेसिक चीजें आ रही हैं, एक लेक्चर में खत्म हो जाती है। तो तुम ये सोच करके देखो ना कि छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा है नहीं, और सिलेबस में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहे। और मैंने बोला भी कि अगर आ भी रहे हो तो तुम्हें 100 में से 100 तो करने नहीं है। कितने करने हैं? 100 में से 40। तो करके जाओ, पूरी प्रिपरेशन करके जाओ। ठीक है, और कोई डाउट? सर स्पॉन्सरशिप का, हाँ बोलो भाई, स्पॉन्सरशिप का क्या? स्पॉन्सरशिप का एग्जाम में होगा, उसमें सिलेबस नहीं होगा? क्या होगा उसमें? सिलेबस बेटा आपकी आवाज आपने कट रही मैंने है। यूट्यूब अगस्त में करना सही रहेगा स्पॉन्सरशिप। अगस्त में करना सही रहेगा? ऑफ कोर्स अगस्त में ही करना है, वो तो बाद में थोड़ी ना करना है। अब आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बताओ बताओ। मैं ये पूछ रही थी, मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें आपने चैप्टर बताए थे स्पॉन्सरशिप एग्जाम के, तो वो ही चैप्टर आएंगे या फिर आप जो पढ़ा रहे हो क्लासेस में वो ही आएंगे? चैप्टर तो सेम ही होंगे। नहीं, उसमें अलग चैप्टर थे, आपने अभी तक एक सेकंड मैं समझ गया। देखो पहली बात, मैं सिनर्जी का सेशन क्यों ले रहा हूं ये भी बता देता हूं, क्योंकि सिनर्जी का एग्जाम रिमेनिंग एग्जाम से बिल्कुल अलग है। एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, समुद्रा, 7 आइलैंड्स, जो भी कंपनी, एमएससी सब,
उनका सिलेबस वो है, वो जो स्पॉन्सरशिप में मैंने बताया था, जो एक स्पॉन्सरशिप की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना यूट्यूब पे, उसमें मैंने जो सिलेबस बताया था, बाकी सब कंपनीज के लिए वो चलता है। सिनर्जी बिल्कुल अलग है, बाकी किसी कंपनी में 200 नंबर का पेपर नहीं आता, 200 क्वेश्चन नहीं आते, ये किसी में नहीं होता, सिर्फ ये सिनर्जी में होता है। इसलिए सिनर्जी के लिए सेपरेट सेशन है यहां, इसीलिए पीसीएम इंग्लिश, तो इसका सिलेबस अलग है। इसका सिलेबस वो है जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा। लेकिन बाकी जो चीजें जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, तो भाई एंग्लो ईस्टर्न में एप्टीट्यूड आता है, वो भी तो हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बस ये कि वो टॉपिक लिमिटेड है। यहाँ टॉपिक लिमिटेड नहीं है, यहाँ बहुत सारे टॉपिक है। तो इसका सिलेबस तो हम जैसे जैसे खत्म करते जा रहे हैं वो करना है, और बाकी के सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बाकी के सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। इसका सिलेबस खत्म होने में अभी हमें 1 महीने का टाइम और लगाना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है इससे रिलेटेड? सीट 80 है अभी सर 40 लेके आ रही है। नहीं नहीं, मैंने चेक किया, अभी चेक किया, और मैंने जो वीडियो डाला उसमें भी मैंने मेंशन करके दिखाया वहां पे। ठीक है, सिनर्जी की वेबसाइट पे चेक किया, 80 सीट्स है वहां पे। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और भी बता देता हूं। इसके बाद जैसे कई बच्चों को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं सबका एक एक फॉर्म फिल करूंगा। जैसे आज मैंने सिनर्जी का प्रोसेस बताया, इन द सेम वे मैं एंग्लो ईस्टर्न का, ग्रेट ईस्टर्न का, जिसका जिसका भी फॉर्म आता जाएगा, सबका प्रोसेस बताते जाऊंगा। जिसको भी डाउट है, जिसको भी डाउट आ रहा है, ठीक है, जो यहां अवेलेबल है, वो लोग तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ में डिस्कस करते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले हड़बड़ी मत मचाना। जैसे फोटो की जगह पर पासपोर्ट डाल करके चला आया, ये सब काम नहीं करने। आराम से भरो यार फॉर्म, और टाइमली भरो। हाँ, आराम से और टाइमली। कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट मुझे पूछते ही है, सर लास्ट डेट कब है? मैं बोलूंगा कि 15 मार्च। हाँ ठीक है, फिर 15 को ही भरेंगे। ये सब काम मत करो यार, पहले भर लो। ठीक है, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर वो एंग्लो का जैसे आ गया है तो उसमें 15 मार्च और 31 मार्च है, अभी भरें कि नहीं भरें? अरे तुम लोगों की तो तैयारी हो चुकी है ना। जो बच्चा 12th कर रहा होगा वो ये बात पूछे तो समझ में भी आता है। तुम लोग तो भरो आराम से। और तुम्हारा तो वैसे भी मैंने बोल दिया कि मार्च में 1-2 हफ्ते हम लोग जो टेस्ट भी लेने वाले हैं वो भी उसी के बेसिस पे लिया जाएगा, और पूरा का पूरा 1 हफ्ता केवल और केवल हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, सिर्फ पेपर डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें तो वैसे ही फायदा मिलने वाला। अगर तुमने उतनी तैयारी कर ली है, उतने टॉपिक कर लिए, तो तुम आराम से जाकर के सब कुछ निकाल पाओगे। बट चलो ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन रखेंगे हम लोग बाकी इंटरव्यूज के लिए या बाकी कंपनीज के लिए। फिलहाल सिनर्जी से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? सर इसके एग्जाम सेंटर कहाँ पे? इसके एग्जाम सेंटर यार वो कंपनी ही रिलीज करके बताएगी कि कहाँ कहाँ पे है। कंपनी में जब फॉर्म डालोगे तो वो तुम्हें अपने आप बता देंगे कहाँ कहाँ पे आएंगे। सर इंटरव्यू तो जनरली दिल्ली या मुंबई में ही होता होगा? हाँ हाँ, इंटरव्यू 2 जगह पर ही होता है, मोस्टली तो मुंबई में ही होते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है। सर करंट अफेयर्स आएगा? करंट क्या? करंट अफेयर्स नहीं यार, करंट अफेयर्स इसमें नहीं पूछे जाते हैं। इसमें मोस्टली पूछा जाता है ये डेटा इंटरप्रिटेशन, इमेज वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, एनालॉजी पूछी जाएगी, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है। करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता इसमें। चलो ठीक है यार, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन रखेंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे आगे जाकर के। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सिलेबस है या फिर 11-12? पूरा 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 मैं तो बोल रहा हूँ पूरा करके जाओ अपने एंड पे। ठीक है।